नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की। महाराष्ट्र खबर आपको आज दिखाएंगे। बताते चले कि महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान तेज हो गया है और बताया जा रहा है कि क्या एनडीए के अंदर यहां शरद पवार जो है वो जा सकते हैं। ये बड़ी अटकलें लग रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में ऑपरेशन तुतारी की चर्चा तेज हो गई है। शरद पवार एकनाथ शिंदे की मुलाकात चर्चा में आ गई है और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखिए अटकलों के बीच में पार्टी में मतभेद है और विरोध में रोहित पवार एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की गई और शरद पवार एकनाथ शिंदे की मुलाकात की वजह से चर्चाएं लगातार बढ़ गई, क्योंकि विनोद तावड़े जयंत पाटिल की मुलाकात भी चर्चा के आप देखिए किस तरह से घेरे में आ गई है। और इतना ही नहीं, यहाँ एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पार्टी ने यह भी कहा कि ये बेबुनियाद खबरें हैं, लेकिन विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है, ये भी कहा गया। एक दिन पहले पवार शिंदे की मुलाकात हुई थी और वहीं से ये अटकलें तेज हो गई हैं। तो मुंबई में शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी और उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और बताया जा रहा है कि ये बताया गया पार्टी की तरफ से कि ये महज सिर्फ अफवाह है, लेकिन अब आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि आखिर ये मुलाकात क्यों हुई है और अगर ये मुलाकात हुई है तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी रहेगी, ये देखना होगा। क्योंकि सामने आपको बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी यानी कि एसपी शरद पवार की पार्टी की अगर बात करें तो 10 विधायक हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। बीजेपी के पास 132 हैं। एनसीपी जो कि अजित गुट है 41 सीटें। कांग्रेस के पास 16 हैं। जनसुराज शक्ति के पास 2 सीटें हैं। एआईएमआईएम के पास 1 सीट है। शिवसेना शिंदे गुट की अगर बात करें तो 57 सीटें और शिवसेना यूबीटी 20 सीटें। एनसीपी शरद पवार गुट की बात करें तो 10 सीटें और समाजवादी पार्टी के पास 2 और अन्य के खाते में 7 सीटें हैं। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से ये दावा किया गया है कि अगर एनडीए में यहाँ शामिल होते हैं शरद पवार, एनसीपी एसपी अगर पार्टी में मतभेद है और अगर शामिल होते हैं तो किस तरह के आप देखिए समीकरण आने वाले समय में बन सकते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से बताते चले कि एनसीपी के 8 लोकसभा सांसद 10 विधायक हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा महत्वपूर्ण कानूनों को सुचारू रूप से पारित कराने के लिए संसद में पार्टी का समर्थन हासिल करने के लिए काम कर रही है। और इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा सांसद जो कि आप देखिए सुप्रिया सुले हैं, उनके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद, महाराष्ट्र सरकार में जयंत पाटिल, जितेंद्र आहाड़ और उनके लिए 2 मंत्री पद मांगे गए थे। और साथ ही ये भी बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पर अब ये अटकलें लग रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो पकता नजर जरूर आएगा। यानी कि अब आप देखिए पंजाब में लगभग 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होगा। यहाँ मुकाबला कई दलों के बीच में होने की संभावना है, लेकिन इस बीच में जिस तरह से यहाँ संजय राउत की तरफ से भी ये कहा गया है कि एकनाथ शिंदे के दफ्तर में अगर बैठक करनी थी, क्यों की गई है, वहीं से पूरी तरह से आप देखिए घमासान जो है वो सियासती शुरू हो चुका है। तो अब आने वाली परिस्थितियां महाराष्ट्र के अंदर क्या बनेगी ये देखना होगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और एक नंबर गेम के हिसाब से यहां पर काम किया जा सकता है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। दिनेश सिंह गेट हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश जी। और मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका भी। हकीम देशमुख हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका भी देशमुख जी। ये देशमुख जी की आप प्लीज इंट्रोडक्शन जो है वो सही कर लीजिए, हमारे संवाददाता हैं महाराष्ट्र से। हकीम, अब सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। ये खबरें जो गश्त कर रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि पार्टी तो कह रही है कि अफवाह है, और अगर ये सच साबित होती है तो फिर महाराष्ट्र के अंदर परिस्थितियां किस तरह की रहेंगी, समीकरण क्या कहेगा? देखिए आशा, महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से अब उफान पर है, एक के बाद एक जो दल है उनके विधायक उनके सांसद जो है वो अलग होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में शरद पवार की अगर हम बात करते हैं, कल वो 30 साल के बाद जो है विधान भवन पहुंचे। बड़ा लंबा कार्यकाल के बाद विधान भवन पहुंचे तो उनकी तरफ लोगों का खास ध्यान रहा, एक आकर्षण रहा कि इतने सालों के बाद विधान भवन आज ही क्यों शरद पवार पहुंचे। तो काफी कुछ वजह जो है वो इसके पीछे की जो है वो नजर आती है। भले ही जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र कर्नाटक की सीमा का जो विवाद चल रहा है उसकी उच्चाधिकार समिति की जो बैठक थी उसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, उसके लिए वो गए थे, लेकिन उसके पीछे की कई अटकलें जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से यूबीटी के 6 सांसद जो है वो शिंदे गुट में जाकर के मिले, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शरद पवार को
अब डर है कि उनके सांसद भी कहीं निकल करके उनके खेमे से बीजेपी के खेमे में ना चले जाए, या फिर और किसी दल के, यानी कि जो एनसीपी अलग हुई है उसके खेमे में ना चले जाए। और इसी को लेकर के एक डर हो सकता है शरद पवार को। और मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार है, उनकी 65 साल की सियासत का तजुर्बा उनको है, और इसी के चलते हो सकता है कि शरद पवार जो है वो विधान भवन पहुंचे होंगे। अटकलें काफी कुछ है, लेकिन देखना होगा क्या शरद पवार के जो सांसद है वो भी अलग होते हैं, क्या शरद पवार कुछ नई चाल चलते हैं। कुछ दिन और बाकी है, ये सारी चीजें साबित हो जाएगी। संजय राउत कह रहे हैं दिनेश जी कि ये मुलाकात होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर हुई है तो इस पर जवाब नहीं दिया जा सकता है। जी आशा जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। हकीम जी ने जैसे बयान किया चीज को, सभी चीजों पे जैसे कि अपना मतलब की रोशनी डाली, तो मैं थोड़ा सा उससे अलग भी कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि देखिए एक दिन पहले जो है और जयंत पाटिल जो है विनोद तावड़े महासचिव जो है भाजपा के, उनसे मुलाकात करते हैं किसी होटल में। उसके अगले दिन जो है जाकर के शरद पवार जी हैं उनके मुलाकात एक नाथ शिंदे जी के साथ होती है, और वो बीच में बैठक छोड़ करके डिप्टी सीएम शिंदे जो है उनसे मिलने के लिए आते हैं। उसके बाद में जैसे कि बैठक के आसपास में जैसे कि बाद में जैसे कि अपने पार्टी के जो नेता जो हैं उनसे उसी कक्ष में जो है यानी कि डिप्टी सीएम शिंदे जो है उनके कक्ष में मुलाकात करने का काम करते हैं। इसका मतलब कंफर्ट जोन बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए कोई ना कोई जैसे कि बिना आग के देखिए धुआं कुछ नहीं उड़ता है शरीर, तो चीजें कहीं ना कहीं। और दूसरा देखिए पुराने नेता हैं, जैसे एक तरह से कहते हैं भी समोसे में आलू, तो उस तरीके से मतलब महाराष्ट्र की राजनीति चाहे वो मतलब गंगा चाहे वो महाराष्ट्र से दिल्ली की तरफ बहे या महाराष्ट्र के अंदर ही जो है रहे, लेकिन उसमें चाहे विधायकों की बातचीत करें चाहे मतलब सांसदों की बातचीत करें, राजनीति को बिना उनके मतलब एक तरह से मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरह से अगर पितामह की तरफ बात करें तो उनको बढ़िया के मतलब एक ग्रैंड ओल्ड लीडर, उसके साथ उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत बड़ा है, तो उसको लेकर के चीजें। और जैसे कि इनका कंफर्ट जोन जो है वो एनडीए की तरफ है, लेकिन साथ साथ में ये चीजें जैसे इनका पोता हो गया और अन्य कुछ नेता जो हो गए वो इस चीज के खिलाफ हैं। और दूसरी बात देखिए, लेकिन शरद पवार जो है पुराने खिलाड़ी, जैसे पुराने चावल बोलते हैं राजनीति में, तो वो अपने तरीके से ये चाहते हैं कि पार्टी जो है वो किसी दिशा में किसी लक्ष्य पे चले तो ठीक ठाक रहेगा। पहले कांग्रेस को जैसे कि मतलब कि जैसे इंडिया गठबंधन के साथ में रहे, जैसे मतलब इससे पहले और भी जैसे ममता जी जो थी उनका भी रुख उस तरफ था, नीतीश जी का भी रुख था, लेकिन बाद में जब देखा कि भाई कहीं जाती हुई नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस जो है एक तरह से दिशा भटक चुकी है, इंडिया गठबंधन ही पूरे तरीके से किसी जगह को जाने के उसमें नहीं चल रहा, तो पहले विलय की चर्चा इंडिया गठबंधन मतलब और जैसे मान के चले कांग्रेस के साथ चल रही थी, लेकिन अभी एनडीए की तरफ जिस तरीके से जो इनका मतलब जैसे घटनाक्रम जो कहीं कहता है, ऐसा तो तो उस नहीं है सबसे कि जो जो मुझे लगता है शरद हो सकता पवार है की उसमें कुछ तरफ चीजें से आगे बयान अलग चीज दिया देखने को गया। मिले। लेकिन फिलहाल जो है आशा जी अपने तरीके से एनडीए की तरफ जो है इनका रुझान है ठीक शरद है, पवार जी का। ठीक है। उसके अलावा नेता जो है कुछ उनको मतलब एक जैसे अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में घटनाक्रम जो है जल्दी बदलेगा ठीक, और चीजें कुछ ना कुछ मतलब बड़ी पिक्चर को देख के ठीक कुछ है ना कुछ जो है मनोज जी। बदलाव जल्दी देखने ठीक को है मिल दिनेश सकता है। जी। मनोज शरद जी, पवार जी का ये पूरा रुख जो बताइए है कि वो एनडीए की पिछले डायरेक्शन में है। शनिवार को एक बयान जारी किया गया था शरद पवार की तरफ से। उन्होंने कहा कि एनडीए के साथ विलय को लेकर अजीत पवार की इच्छा थी, कहीं उसी पर काम करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस को देखते हैं तो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर सामने आ गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले अगर इस तरह से कांग्रेस के अंदर भी हालात अगर खराब होते हैं तो फिर परिस्थितियां किस तरह की बदल सकती हैं? देखिए आशा जी, कांग्रेस जो है एक तरह से मनोज डूबता हुआ जी, जहाज जो दिनेश है, जी, जैसे कि मेरी पुराने जो आवाज आ रही सीजन है की क्या? लीडर्स जो भी है मनोज जी को उन बोलने का सबको एक मौका तरह से। दीजिए प्लीज। दिनेश जी, मैं वापस जी आपके पास जी जी लौटूंगी। जी मनोज जी बोल रहे हैं अभी। मनोज जी अनम्यूट कीजिए। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर इसी स्टेटमेंट को अगर सही मान लें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही प्रेशर होगा शरद पवार पे भी कि वो ज्वाइन करे, क्योंकि जितने भी पेंडिंग कुछ लॉज हैं उसको कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये है कि आने वाले इलेक्शन में उनको फायदा हो, और वो एक डायरेक्शन को भी थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर वाले इशू में जो चंदा के गबन की बात कही जा रही है, या हम लोग जो भी स्टेट्स में देख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी का जो पब्लिक परसेप्शन में है हो सकता है कि थोड़ा बहुत डाउन हो। तो एक ये मुद्दा अगर शरद पवार जी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो बहुत ही महाराष्ट्र के लिए तो शौक है ही, साथ साथ जो है इंडिया ब्लॉक में बहुत बड़ी टूट होगी। तो लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि शरद पवार जी को कोई ऐसा ज़रूरी है कि वो
भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको कुछ ज़्यादा कुछ ठीक बेनिफिट है। होने वाला है। अच्छा, अब क्या भारतीय जनता पार्टी हकीम उनको ये राष्ट्रपति बताओ कि बनाने में अगर शरद पवार की पार्टी विलय कर देती है एनडीए के बीच में, तो फिर किस तरह का भूचाल जो है वो महाराष्ट्र के अंदर आएगा? क्योंकि महायुति का और अधिक मजबूत होना, फिर उसके बाद एनसीपी का विलय होना, ताकत में वृद्धि होना, फिर तो परिस्थितियां पूरी बदल जाएंगी महाराष्ट्र के अंदर। और पहले से ही आरोप लगते आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि जो भी पार्टी उसके साथ गई है उसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। कई तरह के आरोप फिर लगेंगे विपक्षी पार्टियों की तरफ से। देखिए, पहले हम ये चीज को समझ लेते हैं कि सबसे पहले शिवसेना को तोड़ा गया, उसके दो गुट हुए। एक नाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिले, और उसके तुरंत बाद ही जो है वो एनसीपी टूटी। अजित पवार उनके साथ गए बीजेपी, और तीनों का गठबंधन हुआ, पार्टी सत्ता में आई। जिस तरीके से ये सारे समीकरणों को हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अब यूबीटी के फिर से 6 सांसद निकल करके शिवसेना में गए, शिंदे सेना के एक नाथ शिंदे के साथ। अब शरद पवार की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनको शायद हो सकता है इस बात का डर हो कि अब उनके पास जो 8 सांसद है, वो भी निकल करके जाने की संभावना है। उन्हें थोड़ा सा वो सारी चीजों की जानकारी मिली हुई, और इसी के चलते वो अपने सांसदों को हो सकता है ये भी दिखाना चाहते हैं कि मैं जाकर के किसी के साथ भी बैठ सकता हूँ। और इसी को लेकर के हो सकता है ये अटकलें जरूर लगाई जा रही है महाराष्ट्र में कि वो विधान भवन पहुंचे होंगे, ये मैसेज अपने सांसदों तक देने के लिए कि तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी किसी के साथ भी जा सकता हूँ। हो सकता है कल शरद पवार जो है वो कहीं न कहीं अजीत पवार की एनसीपी के साथ विलय कर ले, क्योंकि अजीत पवार की और शरद पवार की गुट की, जब अजीत पवार जो है वो जिंदा थे, तो उनकी बातें चल रही थी ये सारी चीजों को लेकर के। तो क्या वो अब प्रत्यक्ष में जो है वो उतरने की संभावना है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि शरद पवार जो है वो 30 साल के बाद विधान भवन गए हैं, और वो भी जाकर के कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे की कैबिन में, उनके दालन में जाकर के बैठे, और वहीं पर जो है उन्होंने उनके विधायकों की बैठक ली, उनसे बातचीत की, और सारी चीजें उन्हीं के सामने हुई। तो क्या कुछ ये सारी चीजें चल रही है, बड़ा सवाल पर महाराष्ट्र की संजय जनता राउत के ने लिए। तो इसी पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय के बाद जाकर अगर आप किसी के कार्यालय में बैठ जाते हैं तो वो एक संदेश देता है। वो गलत संदेश जो है वो प्रतिष्ठा को लेकर बन जाता है लोगों के अंदर, और लोगों ने आप पर एक भरोसा जताया है। फिर उस जनता का क्या जिसने वोट किया है, उससे भी बड़ा सवाल दिनेश जी यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर ये विलय हो जाता है एनडीए के साथ, तो महाविकास आघाड़ी का क्या? और फिर महाविकास आघाड़ी का जो वोट बैंक है, जो जनता है जिसने वोट किया है, उसका मनोबल भी टूटेगा। फिर उसके बाद विपक्षी एकदम से बड़े झटके में आ जाएंगी, कमज़ोर फील होगा। क्योंकि अभी आने वाले समय में 7 महीने के बाद पंजाब के अंदर चुनाव भी है। आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा विपक्ष का, क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी पूरी तरह से अकेले पड़ सकते हैं? बिल्कुल आशा, देखिए ऐसा है कि यूबीटी होगी या और जब जैसे कि अगर 4 पहिए अगर बातचीत करें, तो बैलगाड़ी, क्योंकि मतलब समझ तो रहे थे कि मतलब शुरुआती के दौर पे ऐसा था कि रेसिंग कार की तरह निकलेगा एक तरह से कांग्रेस गठबंधन। लेकिन कांग्रेस में इस तरह बता रहा हूँ, कांग्रेस नेशनल पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी है उसमें दल में, तो उसको लेकर के बाद में ऐसा लगा। लेकिन रेसिंग कार जो है क्या बैलगाड़ी में बदल गई, तो वो किसी को पता ही नहीं चला। और साथ साथ देखिए सभी दलों के जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं, और वो उस चीज को देख करके समझ के, जैसे उन्होंने देखा कि उस तरीके से कि ये हमारा गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक का जो गठबंधन है, वो कहीं पर किस तरफ जाता नजर नहीं आ रहा। तो उनको भी देखिए वो भी कहीं ना कहीं इंस्टेबल और अकाउंटेबल है अब जनता की तरफ। और आगे देखिए चुनाव में जैसे जो भी नेता, तो उनके देखिए मंशा आचार्य पूरे तरीके से चुनाव में लड़ना, जीतना और जनता का काम करवाना है। अब काम ही अगर नहीं हो पाएंगे तो काहे के लिए क्या नेता, और किस तरह की जनता, किस तरह की चीजें जो है, तो उसी को लेके समझ के सभी चीजों ने एक तरह से मतलब कुछ अलग जो रुख इख्तियार जो किया। और एक नाथ शिंदे जो है उन्होंने देखिए समय पर जैसे कि इधर से, क्योंकि सबसे बड़ी बातचीत इसमें आती है कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे कि जो विचारों का जो है, वो जिस तरीके से जैसे मतलब गठबंधन जैसे विचारों का नहीं हो पाता कभी जैसे किस तरीके से, क्योंकि सभी जैसे अब कांग्रेस की जैसे कि विचारधारा अलग है, और जैसे कि शिवसेना की विचारधारा अलग थी। मतलब जब तक जैसे बाला साहब जिंदा थे, उन्होंने क्लियर कहा था इश्यू को लेकर के कि चाहे मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी कांग्रेस के साथ में विलय या गठबंधन करने काम नहीं करूंगा। लेकिन जब वो हुआ तो नीचे जो एक तरह से जो लोग
पुराने समय से जानते थे और मानते थे और उनको एक तरह भगवान की तरह पूजा करते थे बाला साहब की, हाँ। तो उनको वो एक झटका लगा, तो उससे वहीं से एक तरह से बैलगाड़ी के 3 पहिए जो थे वो निकल गए, तो एक पहिए भी किसी तरीके से जो है वो टेढ़े मेढ़े होकर के बैलगाड़ी चल रही थी। लेकिन अभी जैसे उस तरीके से शरद कुमार जी ने, क्योंकि सीजन लीडर है, पुराना नेता जो होता है वो आशा जी उसको पता होता है किसके कंधे पे हाथ रख करके क्या उसको लाभ मिलेगा और किससे बात नहीं करने पे उसको क्या बेरुखी का क्या मतलब नीचे जमीन पे असर जाएगा। तो वो अगर उन्होंने बैठक की शिंदे के रूम में, तो उनको पूरा पता था कि उसका असर और मैसेज कहाँ पर जाएगा, और वो मैसेज भेजने के लिए गए थे वहां पे, क्योंकि उनको सब चीजें पता है कि कहाँ पर तो कैसे रहेगा मतलब कैसे, क्या तो कहा उस जा को देख सकता है करके कि तो पूरे गुटबाजी की तरीके से वजह मैसेज से लाउड एंड ये क्लियर है। गुटबाजी की वजह से आगे आने वाले समय में परेशानी ना हो, उससे पहले ही दांव खेलने की कोशिश की गई है, क्योंकि शरद पवार तो मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, सियासत के। मुझे प्रश्न आ रही जी। जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल उस तरीके से, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अपने फ्लॉक को, कहीं ना कहीं अपने गुट को और एकजुट रखने के लिए, क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके से, जैसे कोई 3 सांसद हैं अलग से कहीं जाकर के भागदौड़ कर रहे हैं, कोई एक साथ बातचीत कर रहा है, और कहीं ना कहीं जब उनको लगा कि कहीं मतलब एक तरह से यूबीटी की तरह जो है, मतलब वो उस तरीके से ऐसा ना हो कि भाई 6 सांसद है वो अलग से हटके अगर चले गए तो कहीं ना कहीं जो अगेन मतलब की किरकिरी होगी, तो उसको लेके उन्होंने लाउड एंड मैसेज मतलब बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि मैं पूरे तरीके से भाई जैसे कि आपकी जो आशा है और आपकी जैसे कि जो समझ है उसी के हिसाब से मैं भी उस तरीके से चलने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, और जिस तरह मेजोरिटी जाएगी तो मैं उसके साथ में अपनी पार्टी का भला चाहता हूँ, जनता का हित चाहता हूँ, उसको लेकर काम किया, और वो एक तरह से ठीक दिशा में गया हुआ और ठीक टाइम पे लिया हुआ कदम है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं टूट जो है वो हो सकता है उससे बच जाए, क्योंकि डायरेक्टली फिर जब जैसे देखेंगे कि नेता जो है, प्रमुख जो है, प्रधान है, वही अगर डायरेक्टली जाके अगर बातचीत कर रहा है तो पीछे उनको 2 कदम जो है दूसरे मतलब के इंडिविजुअल तरफ उनको लेना पड़ेगा। जी अच्छा जी। लेकिन मनोज जी, ये जो एनसीपी को लेकर अटकलें लग रही हैं, अगर एनसीपी यहाँ एनडीए का हिस्सा बन जाती है तो सीधा सीधा दोनों जगहों पर तो एनडीए का फायदा ही है, क्योंकि केंद्र सरकार तो वैसे भी चाहती है कि उनका नंबर गेम बढ़ जाए और जो कानून वो पास नहीं करा पाई है उसे पास कराने में मदद मिलेगी, क्योंकि 2/3 बहुमत उन्हें चाहिए। बात है हालांकि बहुत मुश्किल है उसको नंबर को क्रॉस करना। शायद एनसीपी भी अगर समर्थन दे देगा तो फिर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए 40-50 और सीट चाहिए। लेकिन ये भी वो बातचीत कर चल रही है कि जिस तरह से पार्टीज के जो कुछ जिन जीते हुए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, तो इसको लेकर के ये भी चर्चा है कि कहीं शरद पवार कांग्रेस में शामिल तो नहीं हो जाएंगे। अगर कुछ एमपीज अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर चले जाते हैं तो इससे जो है जो प्रेसिडेंट है सुप्रिया सुले उनको एक अच्छा पोजीशन मिल सकता है कांग्रेस में अगर आती है तो, और कांग्रेस को भी मजबूत होने में फायदा हो सकता है। तो ये भी संभावना जो है व्यक्त किया जा रहा है कि क्या अगर कुछ एमपीज या एमएलएज अगर शरद पवार गुट के अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं तो तरह तरह के जो है आकलन किया जा रहा है, लेकिन ऐसा संभावना नहीं लग रहा है कि शरद पवार जी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे चाहे एनडीए में जाएंगे, क्योंकि वो कुछ शरद पवार एक वेटरन पॉलिटिशियन है। अब उनको पॉलिटिक्स बहुत सालों तक किया और उनको जो मिलना चाहिए शायद वो मिल चुका है। अब चाहे अगर वो प्रेसिडेंट ही बनाए भारतीय जनता पार्टी तभी इस तरह का अगर एश्योरेंसेस मिले तभी अगर वो आ जाए तो आ जाए। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ बड़ा पद देने वाला है। तो बहुत मुश्किल है अभी कहना कि क्या एनसीपी शरद जो है वो एनडीए में जाएगी। कांग्रेस में संभावना ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर एनसीपी शरद पार्टी टूटती है और कुछ एम एम पी भारतीय जनता पार्टी या शिंदे ग्रुप में अगर जाते हैं तो ऐसी संभावना ये भी है हकीम, कि वो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में अगर शामिल हो जाए। कांग्रेस में शामिल होने की ज़्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन संजय राउत को मैं बार बार सुन रही हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए गद्दारी का मतलब गद्दारी है। जिन लोगों ने आपकी सरकार गिराई है आप जाकर उनके दफ्तर में बैठ गए हैं। आशा जी देखिए, सबसे संजय पहले राउत शरद मनोज जी एक पवार की सेकेंड। रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो शरद पवार की जो रणनीति है वो जिस दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं उस दिशा में वो कभी जाते ही नहीं। ये उनकी रणनीति पहले से रही है। अभी जिस तरीके से विधान भवन में वो पहुंचे हैं कल, जिस तरीके सांसदों को, अपने विधायकों को उन्होंने दिया है, वो उनका उनका जो मोटो था वो जो है वो साबित हो गया। अब वो जिस तरीके से आगे
ये करने को जा रहे हैं, जिस तरीके से कहीं न कहीं अलग अलग बिल लाने की जो एनडीए कोशिश कर रही है राज्यसभा में। दूसरा पहलू अगर देखें तो हो सकता है शरद पवार से वो जो है वो मांगने की कोशिश कर रहे होंगे। और 8 सांसद शरद पवार के पास है। खुद अगर राज्यसभा की बात करें तो खुद एक सांसद यानी कि 9 सांसद एनसीपी शरद पवार के पास है। यानी कि 4 सांसद बस कम पड़ जाते हैं एनडीए को। 150 का आंकड़ा अब है, 9 लोग अगर ये चले जाते हैं तो 159 जो सांसद है वहां पर हो जाते हैं। 165 163 सांसद की वहां पर जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो है, और शरद पवार पूरे तरीके से समर्थन भी कर सकते हैं, क्योंकि शरद पवार जो है उनकी सियासी जो सोच है वो बहुत अलग तरीके की है। और वो ये नहीं देखते कि सियासत में कोई दुश्मन है या सियासत में कोई दोस्त है। वो बस रणनीति को मानते हैं। तो और फिर रणनीति पूरे तरीके से क्या किस समझा तरीके से जाए, की जाए। क्या समझा जाए कि शरद पवार ने मुंह तो कर दिया है एनडीए की तरफ, क्या फिर कांग्रेस की तरफ जाएंगे? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि इतिहास गवाह देखिए रहा है, जिस तरफ वो कदम बढ़ाते हैं उस तरफ तो जाते नहीं। देखिए, 2 संभावनाएं अब नजर आ रही है। शरद पवार की जो उम्र हो चुकी है 50 से 65 साल का उनका सियासी करियर रहा है। और इस 65 साल के करियर में वो कांग्रेस के आसपास ही रहे हैं, एनडीए के आसपास कभी गए नहीं। भले ही समर्थन दिया होगा बाहर से, लेकिन वो एनडीए के साथ कभी गए नहीं। तो एक संभावना ये हो सकती है कि शरद पवार जो है वो कांग्रेस के साथ चले जाए या फिर कांग्रेस के साथ आसपास ही रहे। और जो समर्थन है कहीं ना कहीं जो है वो एनडीए को दे दे। ये संभावना है आज के दौर में। लेकिन मनोज जी कह रहे हैं कि से अगर शरद पवार चले भी जाते हैं 8 सांसदों के साथ, 10 विधायक हैं उनके पास, तब भी नंबर गेम बदल नहीं सकता है। तब भी एनडीए को अभी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी। देखिए, बंगाल से जो है वो 20 सांसद लेकर के जो है एनडीए आ गई। यहाँ से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यूबीटी से 6 सांसद लेकर के जो है वो अपने पाले में लेकर के आ गए। 9 सांसद अगर एनसीपी शरद गुट के चले जाते हैं तो उन्हें 3-4 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। बस उतने सांसद जुड़ाना एनडीए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहाँ से भी उसका जो है ठीक वो है अपने पाले दिनेश में जी, लाने क्लास के लिए कमेंट, पूरी नंबर कोशिश गेम के करें। लिए ही ये सब कुछ तामझाम हो रहा है क्या? देखिए, बड़ी पिक्चर अगर स्पष्टता से अगर बोलिए तो बिल्कुल एग्जैक्टली नंबर गेम के लिए, क्योंकि जैसे कि भाजपा ने पूरा जो लक्ष्य रखा था, तो परिसीमन की बातचीत को बोले या जो वुमेन्स बिल जो है उसको पूरे तरीके से पारित करने का काम, उसके अलावा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और अभी जैसे कि तुरंत जितनी जल्दी हो सके उनको अधिकार देने का काम महिलाओं को, तो उसी मतलब कि नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर के और बहुत सीरियस तरीके से, क्योंकि एक तरह से बड़ा इम्प्लीमेंट करने का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के नंबर गेम पिछली बार पूरा नहीं हो पाया था, उसमें दिक्कत थी। तो इसमें कहीं ना कहीं जुटाने, क्योंकि जैसे राजनीति यही कहती है आशा जी कि पूरे तरीके से अपनी अगर बड़ी पिक्चर को अगर देखना है तो चीजों को सम्मिलित करके और सबको साथ में लेके चलने का काम करना चाहिए। उसी को लेके भाजपा उसी को लक्ष्य को लेके चल रही है कि नंबर गेम जो है अपना पूरे तरीके से उसको साध करके और अपनी बड़ी पिक्चर जो है उसको पूरा किया जाए। और एजेंडा पूरा अभी तक फिलहाल यही है। और उसमें जो जैसे कि जो घटक दल साथ में हो गए, इसके अलावा और जैसे कि जो मित्र दल हो गए, उनके साथ साथ अलग जैसे दूसरे जो लोग हैं उनको कन्विंस में करके किसी भी तरीके से साथ में लाने का काम। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, मनोज जी धन्यवाद, हकीम आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। और फिलहाल बताते चलें कि महाराष्ट्र के अंदर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि अटकलें लग रही हैं कि शरद पवार हो सकता है एनडीए में शामिल हो जाएं, और अगर शामिल होते हैं तो नंबर गेम बदल सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगातार अपने नंबर को बढ़ाने के लिए कवायद तेज किए हुए हैं। क्योंकि संसद के अंदर जो उन्होंने बिल लाए हैं उनमें पास कराने के लिए, जिसमें महिला आरक्षण बिल को गिराया गया था, और उसी कड़ी को आगे जुड़ाते हुए एक एक करके एनडीए अपना काम कर रही है। तो अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के अंदर की सियासत क्या कहती है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।